दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों देखिए इसी सीरीज में हम लोगों ने 150 लेक्चर में केवल इतिहास विषय को कवर किया। 151 से दोस्तों आज हम आगे बढ़ रहे हैं 181वें लेक्चर पर, यानी आज हमारा 31वां लेक्चर है जिसमें हम चर्चा करने चल रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। और दोस्तों कुल आपके 5400 सवाल, 5400 सवाल दोस्तों आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज उसके आगे की क्लास हम लेने जा रहे हैं, यानी 5401 से लेकर 5430 तक के सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। टॉपिक जो आज हमने चुना दोस्तों वो लोकसभा के कार्य और साथ ही साथ उनकी शक्तियां और राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित कुछ अच्छे सवालों को लेकर मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। तो चलिए देखते हैं कि किन किन सवालों का जवाब आप सही ढंग से दे पाते हैं। ठीक है, देखिए आप सभी के डिमांड पर मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों बैच लॉन्च किया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा है दोस्तों, ज्यादातर एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। मैं कह रहा हूं आप बाकी के बैच मत ज्वाइन करो, केवल हिस्ट्री के बैच ज्वाइन करो, फिर आप डिसाइड करना कि बाकी का बैच मुझे लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों पॉलिटी का भी नया बैच आ चुका है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आप पता कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। बाकी हिंदी का बैच तो हमारा सुपर सेलिंग बैच है, जबरदस्त। बाकी हम आगे यूपी स्पेशल के बैच पर भी काम कर रहे हैं, इसी तरह से स्टेट वाइज अलग अलग विषय पर भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए पहले आज के सवालों को पढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, डिफिकल्ट सवाल भी मिलेंगे आपको रास्ते में, तो बहुत सोच समझ के आपको जवाब देना है। ठीक है, पहला सवाल दे रहा है, पहले इसको पढ़ने से पहले बता दूं आज हमारा 181वां लेक्चर है और 5401 से लेकर 430 तक के सवालों पर हम अध्ययन करने चल रहे हैं। पहला सवाल लिख रहा है दोस्तों कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। जी हां दोस्तों, पहली लोकसभा जो थी दोस्तों, जो 1952 वाली लोकसभा है दोस्तों, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 1952 में जो लोकसभा स्टार्ट होती है उसकी बात कर रहे हैं। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा हम पढ़ते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर जी के बारे में। किसके बारे में? गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम है दोस्तों? मावलंकर। ठीक है, इन्हें दोस्तों इंग्लिश में कभी कभी दोस्तों जीवी मावलंकर भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? जीवी मावलंकर। तो घबराइएगा मत, ये उन्हीं का नाम है। ठीक है, इसी तरह से पूछता है चौथी लोकसभा। देखिए आपको बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, हाँ जरूरत पड़ने पर मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कम से कम इतना याद होना चाहिए बच्चों को। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन थे? दूसरे नंबर पे थे अनंत शयनम आयंगर। क्या नाम था दोस्तों? अनंत शयनम आयंगर। क्या नाम था दोस्तों? अनंत शयनम आयंगर, ये दूसरे नंबर के थे। जो तीसरे नंबर पे थे दोस्तों उनका नाम क्या था? उनका नाम था सरदार हुकम सिंह। क्या नाम था? सरदार हुकम सिंह, हुकम नहीं, हुकुम सिंह। ठीक है, सरदार हुकुम सिंह जी ये तीसरे नंबर पे थे। ये चौथे नंबर वाले दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप इन्हें जानते हैं, इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम है दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी साहब। जी हाँ दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों ये आगे चल के राष्ट्रपति भी बनते हैं। पहली बार जब इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था तब ये हार गए थे, दूसरी बार जब ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तब ये जीतते हैं और ये निर्विरोध दोस्तों राष्ट्रपति बने थे, इसलिए सवाल यहां से भी आता है। ठीक है, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, यानी इनके विरोध में कोई भी नहीं था। ठीक है, इसी तरह से अगला दे रहा दोस्तों 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो पहली बार दोस्तों किसी महिला को, यहां आप कह सकते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष के रूप में दोस्तों चुना गया था। किसे चुना गया था? तो मीरा कुमार को। किसे चुना गया था? मीरा कुमार को दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जो 15वीं लोकसभा थी दोस्तों उसमें इनका चुनाव हुआ था। ठीक है, अच्छा इनके बाद किसका नंबर आता? तो जो 16वीं लोकसभा थी दोस्तों उसमें भी दोस्तों अध्यक्ष याद रखेंगे, ये दूसरी महिला रही। ठीक है, दूसरी महिला रही दोस्तों, और इनका नाम क्या दोस्तों? सुमित्रा महाजन। नाम तो सुना ही होगा आपने, सुमित्रा महाजन जी को चुना गया यहाँ पर। ठीक है, सुमित्रा महाजन के बाद वर्तमान में जो लोकसभा चल रही दोस्तों ये 17वीं लोकसभा चल रही। 17वीं लोकसभा का समय क्या है? तो 2019 से लेकर के 2024 तक का समय। ठीक है, और 16वीं लोकसभा का समय क्या था? तो 14 से लेकर के 2019 तक का समय था, इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों किसे बनाया गया है? तो याद रखेंगे यहां पर ओम बिरला जी हैं। कौन है दोस्तों? ओम बिरला जी दोस्तों ये हैं, ये वर्तमान में क्या दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो इतने सवाल दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष से आते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल सवाल हम लोग पढ़ते हैं कि टेक्निकल रूप से क्या क्या सवाल पूछा जाता है। ठीक है, एक सवाल आता है दोस्तों आपसे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वित्तीय बिल ये कहां पास किया जाता है। देखिए पास कहां होता है दोस्तों ये पूछ रहा है। तो वित्तीय बिल को हम यहां पर दोस्तों यहां पर धन विधेयक के नाम से भी जान सकते हैं। ये हमेशा दोस्तों लोकसभा में पास होता है। कहां पास होता है? लोकसभा में पास होता है, इसे आप याद रखेंगे। वित्तीय बिल लिखे या धन विधेयक लिखे, हमेशा कहां पास होता है? तो याद रखेंगे ये हमेशा लोकसभा में पास होता है। एक सवाल और, मान लीजिए कभी परीक्षा में दे दे कि बजट कहां पास किया जाता है। ठीक है, बजट कहां पास होता है, तब आप क्या जवाब देंगे? हमेशा याद रखिए जो बजट होता है ना, ये जो वर्तमान में जो बहुमत वाली
वाली सरकार रहती उसके द्वारा ये बजट पेश किया जाता है, तो इसे भी कहां पास किया जाता है दोस्तों, इसे भी लोकसभा में ही पास किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। अब जिन्हें पता नहीं होगा हो सकता है वो गलती से राज्यसभा कर दें, लेकिन करना नहीं है। बजट कौन पास करता है, तो जिसकी बहुमत की सरकार रहती है, जिस बहुमत दल का नेता रहता है वो दोस्तों बजट को प्रेजेंट करता है, और याद रखेंगे कहां पर, लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि बजट भी एक तरह का धन विधेयक होता है। क्या होता है? बजट भी एक तरह का क्या होता है, धन विधेयक होता है। अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है। कोई परेशान करने वाली बात नहीं है, राज्यसभा दोस्तों 14 दिन के अंदर इन्हें लौटाना आवश्यक होता है। देखिए अगर धन विधेयक नहीं होता तो राज्यसभा पुनर्विचार कर सकती, राज्यसभा में जाने के बाद उस विधेयक में संशोधन के लिए लाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक में किसी तरह का संशोधन उनको नहीं करना होता है। धन विधेयक केवल उन्हें देखने के लिए दिया जाता है, जो 14 दिन के भीतर लौटाना अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों धन विधेयक, अगर कोई विधेयक नहीं पास होता तो जो बहुमत वाली सरकार होती है वो उस विधेयक को धन विधेयक घोषित कर देती है। और धन विधेयक का कोई विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है, तो निर्णय हमेशा लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ये कहां प्रस्तुत होता है। तो एक बात बताइए, अविश्वास प्रस्ताव अगर प्रस्तुत हो रहा है इसका मतलब जो बहुमत में सरकार है उसके खिलाफ ये बातें जा रही हैं। तो दोस्तों जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल या बहुमत वाली सरकार कहां बैठती है, यह हमेशा लोकसभा में बैठती है, तो लोकसभा में ही पहले क्या होता है दोस्तों, यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसको याद रखिएगा बहुत ढंग से, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है लोकसभा में अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम कितना होता है दोस्तों, तो कुल सदस्यों का 1/10, कितना, जितने भी मेंबर होंगे लोकसभा में कुल सदस्यों का 1/10 दोस्तों क्या माना जाता है, कोरम माना जाता है। यानी कम से कम इतने सदस्य होने चाहिए, तब जो है लोकसभा का सत्र चलेगा या वहां पर बैठक जो हो रही वो चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। तो जितने भी मेंबर हैं, जैसे 545 मेंबर हैं तो उसका 10% कितना हो जाएगा, लगभग 54-55 मेंबर, ये कम से कम होने चाहिए। लिख रहा है किसके विश्वास रहने तक प्रधानमंत्री पद पर बना रहता दोस्तों, किसके विश्वास रहने तक, जब तक उसकी लोकसभा में बहुमत की सरकार रहती, ठीक है। जब तक लोकसभा में बहुमत है, लोकसभा में क्या रहता है दोस्तों, जब तक लोकसभा में बहुमत रहता है तब तक दोस्तों सरकार रहती है। जिस दिन ये बहुमत गिरा उसी दिन दोस्तों क्या हो जाता है, सरकार चली जाती है, ठीक है। और बहुमत कब गिरा माना जाता है, जब कभी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाए और बहुमत वालों की संख्या घट जाए तो दोस्तों सरकार चली जाएगी, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा है यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। वक्तव्य का तात्पर्य क्या दोस्तों, मान लीजिए कोई राज्यसभा का मेंबर है, ठीक है, कहां का सदस्य दोस्तों, कोई राज्यसभा का सदस्य है, तो क्या वहां का सदस्य लोकसभा में भाषण दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है, दे सकता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, हां वह भाषण दे सकता है, हां वह भाषण दे सकता है, ठीक है। अगर उसको अपना कोई भी वक्तव्य देना है तो लोकसभा में वक्तव्य दे सकता है। अब जिन बच्चों को नहीं पता होगा उन्हें क्या लगेगा, वो गेस करेंगे कि हमने तो आज तक ऐसा सवाल पढ़ा नहीं, तो राज्यसभा का मेंबर राज्यसभा में भाषण देगा, लोकसभा का मेंबर लोकसभा में भाषण देगा। लेकिन दोस्तों जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो इस सवाल का सही जवाब देंगे, जैसे कि आप भूलिएगा मत। देखिए स्टडी 91 पर आने का एक यही फायदा है ना कि हम एक एक टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, एक एक टॉपिक पर बातचीत करते हैं। आप देख लीजिए कभी आपकी छुट्टी भी नहीं होती, चाहे दिन कैसा भी हो, यार हम आधे घंटा तो समय निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप अपने सपनों को ना 1 मिनट के लिए भी अपने से ओझल मत होने दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका सपना ओझल हुआ ना उस दिन सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। बाकी जितने त्योहार हैं, जितने वेकेशन हैं, जितने हॉलीडे हैं, ये तो हम फिर भी मना सकते हैं, लेकिन यार सपने को कैसे छोड़ दें, तो सपना मत छोड़िए। हाँ, जिस दिन हॉलीडे हो कोशिश करिए थोड़ा कम पढ़ेंगे, आज अपने दिमाग को रिलैक्स देंगे, आज दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे, सब ठीक है, क्योंकि सब जरूरी भी है, ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि दिन भर आप किताबी कीड़ा बने रहो, दिन भर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैठे रहो और जब आपको लक्ष्य मिल जाए तो पता चला आपके साथ कोई है ही नहीं, ना तो आपका कोई मित्र है, ना आपके परिवार के लोग हैं, ना आपको कोई समझने वाला है। तो फिर नौकरी का मतलब क्या है, चाहे आप अपने उद्देश्य को प्राप्त ही क्यों ना कर लो, लेकिन अगर लोग आपके साथ नहीं है तो भी कुछ नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा कि नहीं हॉलीडे के दिन भी जो है आप पढ़ाई करो बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ कम से कम घंटा 2 घंटा तो पढ़ा जा सकता है, 10 घंटे की बजाय 2 घंटा पढ़ा जा सकता है। अब जिनका डेली 2 घंटा पढ़ाई करते हैं उनका मालिक तो ईश्वर है, भगवान सद्बुद्धि दें, उनका भी सिलेक्शन कराएं, क्या कर सकते हैं बताइए। लिख रहा है संसद का उच्च सदन होता है, ठीक है। ये तो बड़ा कॉमन सा सवाल दे दिया दोस्तों। उच्च सदन हम किसे कहते हैं, उच्च सदन हम राज्यसभा को कहते हैं। सवाल अगर पूछता कि संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं,
तब हम क्या बताते हैं दोस्तों, निम्न सदन हम लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, ये सारे सवाल हैं। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा में कितनी संख्या है, तो 545 है। वर्तमान में लोकसभा 245 है। वर्तमान में लोकसभा में कितनी संख्या है, तो 545 है। जो नई संसद बन रहा है वहां कितनी सीट होगी, तो वहां 384 सीट होगी। जो नई लोकसभा बन रही है वहां पर कितनी सीट होगी, तो वहां होगी 888 सीट। अब लिख दिया हूं, जो क्लास लेगा उसे आंकड़ा समझ में आएगा, जो क्लास नहीं लेगा वो क्या समझेगा बताइए। तो क्लास लेना भी जरूरी है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है राज्यसभा की अधिकतम संख्या। ठीक है, जब आपके सामने लिख दिया अधिकतम, ठीक है, तो मैक्सिमम संख्या कितनी है दोस्तों, 250 है। मैक्सिमम संख्या कितनी है, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 250 है नहीं, वर्तमान में है 245 सदस्य। ठीक है, उन 245 में से याद रखेंगे 248 क्या होते हैं दोस्तों, निर्वाचित होते हैं। 248 निर्वाचित होते हैं। सॉरी, अभी नहीं, इसमें की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक सेकंड रुकिए, इसमें की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन 250 में से 248 निर्वाचित होते हैं और 12 क्या होते हैं दोस्तों, 12 आपके मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो आप इस आंकड़े को भी याद रखिएगा, तभी 238 और 12 कितना हो जाता है, 250 हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, कितने सदस्य अधिकतम निर्वाचित हो सकते हैं, तो याद रखेगा दोस्तों 238 सदस्य ये अधिकतम निर्वाचित मतलब चुने जा सकते हैं। निर्वाचित का मतलब क्या है दोस्तों, निर्वाचित का मतलब होता है चुने जा सकते हैं। अधिकतम कितने सदस्य चुने जा सकते हैं, तो याद रखेंगे अधिकतम 238 सदस्य। ठीक है, और राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो याद रखेगा 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसी तरह से सवाल आ जाए कि राष्ट्रपति, क्या सवाल दे दोस्तों, कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, लोकसभा में, तो याद रखेगा लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। और पूरे संसद में तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 सदस्य। ठीक है, अगर पूरे संसद की बात करेगा तो 14 बताएंगे। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। आप डेली हमारे साथ पढ़ने आते हैं, क्या आपको महसूस होता है कि कोई ऐसी चीज है जो बहुत कठिन है? कठिन कुछ भी नहीं है, बस साथ देने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें आई हैं, अलग अलग परीक्षा के लिए, अलग अलग विषय के लिए, और बहुत सारे नए ई बुक्स भी आए हैं। ठीक है, तो आप आइए ज्वाइन करिए। कहीं कोई दिक्कत हो रही तो आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। लिख रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम ये किस देश से लिया गया है, कि राज्यसभा में दोस्तों सदस्यों का नामांकन मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि राज्यसभा में क्या किया जाएगा, सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो आयरलैंड देश है ना, वहां पर दोस्तों कुछ लोगों को मनोनीत किया जाता है उच्च सदन में, वहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया है। ठीक है, लिख रहा भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, तो राज्यसभा के सदस्य दोस्तों 2 प्रधानमंत्री रहे हैं। एक तो इंदिरा गांधी जी थी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। दूसरा दोस्तों मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, मनमोहन सिंह जी ये भी दोस्तों राज्यसभा सदस्य रहे हैं, याद रखिएगा। मनमोहन सिंह जी असम से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे, याद रखेंगे। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। करा राज्यसभा के प्रति कौन उत्तरदायी नहीं होता, अच्छा लोकसभा के प्रति जो मंत्रिमंडल है वो उत्तरदायी होता है, लोकसभा के मेंबर मंत्री उत्तरदायी होते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। ठीक है, तो जो मंत्रिपरिषद होती है या जो मंत्रिमंडल होता है दोस्तों, वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सवाल आए तो इत्मीनान से बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल करा राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह होता है दोस्तों, तो ये हमेशा किसके आधार पर होता है दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा किस राज्य में राज्यसभा के सर्वाधिक सांसद हैं। ठीक है, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के पास दोस्तों सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, राज्यसभा सदस्य संख्या है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कुल 31 लोग चुने जाते हैं। कितने लोग दोस्तों, कुल 31 लोग चुने जाते हैं। उसी तरह से अगर पूछे लोकसभा में कितने लोग चुने जाते हैं, तो लोकसभा में दोस्तों 80 लोग चुने जाते हैं। कितने, 80 लोग चुने जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। लिख रहा है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का। कितना होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, याद रखेंगे। और एक चीज याद रखेगा, प्रत्येक 2 वर्ष
वर्ष पर 1/3 सदस्य चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं दोस्तों, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त होता है, उनके स्थान पर नए व्यक्तियों को दोस्तों रिक्रूट किया जाता है, चुना जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि दोस्तों जो राज्यसभा होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, राज्यसभा, इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। इसे कभी भी कोई भी व्यक्ति भंग नहीं कर सकता, चाहे लोकसभा का मेंबर हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, ये कभी भी कोई राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। इसलिए सवाल आता है कि बताइए किस सदन का विघटन नहीं होता है, तो राज्यसभा का। या उल्टा करके ही पूछ सकता सवाल कि कौन सा सदन अस्थाई सदन कहलाता है, तो भी जवाब क्या हो जाएगा, राज्यसभा। लिख रहा राज्यसभा का पहली बार गठन दोस्तों कब हुआ था। ठीक है, अगर यही सवाल दे देता दोस्तों लोकसभा का गठन, क्या पूछता है, कल की क्लास में हमने बताया था आपको लोकसभा का गठन दोस्तों ये कब हुआ था, तो आपने पढ़ा था दोस्तों 2 अप्रैल को। कब हुआ था दोस्तों, 2 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था, लोकसभा का गठन हुआ था। और अगले दिन दोस्तों आप यहां 3 अप्रैल याद रखेगा, 3 अप्रैल 1952 को किसका गठन हुआ था, राज्यसभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो 2 अप्रैल 3 अप्रैल। लिख रहा है राज्यसभा की प्रथम बैठक दोस्तों कब हुई थी, हाँ यहां चेंज कर लीजिएगा। और इस सवाल में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये मई में हुई थी बैठक दोस्तों, 13 तारीख को, 13 मई 1952 को पहली बार बैठक हुई थी। ठीक है, 13 मई 1952 को। एक बार इसे चेक करिएगा। ठीक है, थोड़ा डाउट हो रहा है तो यहां पर याद रखेंगे 13 मई वाला सही है, ऊपर वाला एक बार आप चेक करिएगा, लोकसभा वाला सही है, एक बार राज्यसभा का चेक कर लीजिएगा। राज्यसभा को पहले क्या कहा जाता था दोस्तों, अंग्रेजों के यहां अगर हम इंग्लैंड वगैरह की बात करें तो वहां तो दोस्तों राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों भारत में जो राज्यसभा है उसे उच्च सदन भी कहा जाता है या उसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाहे आप इसे उच्च सदन कहिए, चाहे आप इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पहले कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या कहते थे दोस्तों, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। लिख रहा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स को कब राज्यसभा नाम दिया गया, तो यह राज्यसभा नाम 1954 में दिया गया। ठीक है, कब दोस्तों, तो याद रखेंगे 23 अगस्त 1954 को इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया राज्यसभा। पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से ही जाना जाता था, बाद में इसे राज्यसभा दिया गया। तो ये सारे प्रश्न ऐसा नहीं कि सब घिसे पिटे सवाल है, देखो चैप्टर तो आसान है। ठीक है, तो दोस्तों लेकिन फिर भी मेरी निगाह में अगर जो कुछ मुझे नया लगता है वो सारे सवाल मैं आपको देता ही देता हूं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में चुनाव की अधिसूचना दोस्तों कौन जारी करता है, तो जितने भी चुनाव होते हैं दोस्तों उन सारे चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है। निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग जिसे आप चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके द्वारा दोस्तों यह जारी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है राज्यसभा की 2 बैठकों के बीच, जो 2 बैठक होगी उसके बीच समय अंतराल कितना होगा दोस्तों, जो चाहे मुद्दा राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, दोनों ही जगह दोस्तों 2 बैठकों के मध्य अधिकतम, याद रखेंगे, अधिकतम गैपिंग जो रखी गई दोस्तों वो कितना हो सकता है, 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता है, 6 महीने के अंदर बैठक होना चाहिए। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है, तो पदेन अध्यक्ष का जो पदेन अध्यक्ष होता है वही क्या होता है, सभापति होता है। और कौन होता है सभापति, तो याद रखेंगे जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कहलाता है। राज्यसभा का उपसभापति दोस्तों किसे चुना जाता है, तो राज्यसभा के किसी भी मेंबर को, ठीक है, राज्यसभा के किसी भी सदस्य को, ठीक है, किसी भी सदस्य को चुना जाता है। ठीक है, किसी भी सदस्य को चुन करके उसे क्या बनाया जा सकता है, उपसभापति बनाया जा सकता है। लेकिन एक सवाल याद रखेगा, उपराष्ट्रपति जो इसका अध्यक्ष होता है, जो इसका सभापति होता है, वह राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। क्या मैंने कहा, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इस बात को विशेष रूप से याद रखेगा, क्योंकि दोस्तों यहां से जितने बार सवाल आते हैं आप में से बहुत सारे बच्चे गलत जवाब देते हैं। ठीक है, इसको सोच समझ के आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहीं पे क्लास समाप्त हो जाती है। ठीक है,
दोस्तों अगर कम समय में क्लास समाप्त हो जा रही है तो अच्छी बात है, वरना बहुत सारे चैनलों का तो ये हालत है कि लोग क्या है ना 30-30 सवाल लोग घंटे भर में कराते हैं। आप कभी हमारी स्पीड देखिए, सारे फैक्ट को बताते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रश्न बन सकते हैं उस सवाल से, वो सब कुछ बताते हुए भी हमारी क्लास कभी ये आधे घंटे के आसपास रहती, 10-5 मिनट कम और ज्यादा इतना ही होता है, अधिक से अधिक, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, यहाँ बहुत सारे ई बुक दोस्तों जो आपको यूट्यूब पर पढ़ाई गई मेरी क्लास है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और भी नोट्स दोस्तों हम लॉन्च कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, बहुत जल्द ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।